दोस्तों लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में हम पाचन अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं और पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पाचन क्रियाएँ, कि मनुष्य में पाचन क्रियाएँ कैसे होती हैं और क्या होती है ना। तो हम जानते हैं कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है, जिसमें पाचन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है ना। जो हमारी मुख से लेकर के जो हमारे मल द्वार तक जो नाल फैली होती है उसको हम आहार नाल कहते हैं। तो उसमें ही भोजन जो पचता है, और जो पचने की क्रिया है वो जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। जैसे पहला है डाइजेशन इन वकल कैविटी, ठीक है, मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा क्या होता है, जैसे हमारे होंठ हैं, हमारे होंठों से जो अंदर का एरिया होता है, जबड़ों के बीच का जो एरिया होता है जहाँ जीभ होती है, वो इस एरिया को हम कहते हैं मुख गुहा, ठीक है। तो मुख गुहा में भोजन को दांतों से चबाकर उसमें लार मिलाई जाती है, और इस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के स्टार्च को माल्टोज या फिर शर्करा या फिर ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो जो हम खाना खाते हैं, मुख गुहा में भर करके या अपने मुंह में भर करके खाना को ले करके जो हम दांतों से चबाते हैं, तो हमारे मुंह में क्या होता है, लार में मिल जाती है, और वो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज या किसी शर्करा में चेंज कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो अब देखिए, जो हमारा भोजन था उसका ग्लूकोज में चेंज हो चुका है, उसमें जो स्टार्च था वो पच चुका है। देखो, जो पाचन क्रिया होती है हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। अब हमने जो भोजन खाया था वो वैसा नहीं है, अब वो स्टार्च के रूप में चेंज हो चुका है, स्टार्च से ग्लूकोज या शर्करा के रूप में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइजेशन इन एसोफेगस, फूड पाइप या ग्रास नली में पाचन। तो ग्रास नली में पाचन, तो ग्रास नली क्या हुई, देखिएगा, हम सबसे पहले हमारा होता है होंठ, होते हैं होंठ का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मुंह, और मुंह के अंदर जब भोजन जाता है तो उसको बोलते हैं मुख गुहा, और मुख गुहा जहाँ से अंदर भोजन धकेला जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रसनी, और जहाँ जो पाइपिंग फिट होती है वहाँ से नीचे के लिए पाइप आता है अमाशय तक, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है। तो इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली में कोई भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, यह केवल भोजन को अमाशय तक ले जाती है। ग्रास नली की दीवार से श्लेष्म स्रावित होता है, जो भोजन को चिकना बनाता है और जिससे भोजन फिसलता हुआ अमाशय तक पहुंच जाता है। देखिए, जो ग्रास नली है इसमें कोई भोजन का पाचन उचन नहीं होता, ये क्या काम करती है, सिर्फ भोजन को आसानी से अमाशय तक ले जाती है, वहाँ पर इसकी पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्टोमच, ठीक है, अमाशय में पाचन कैसे होता है। देखिए, जो अमाशय होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है ना। तो आपके लिए तो मैं चित्र में समझा चुका हूँ। अमाशय जे शेप आकार का होता है, इसमें भोजन की 3 से 4 घंटे तक रहता है, जिसमें भोजन होता है इसमें 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भोजन होता है वो आंशिक रूप से पचता है, यहाँ पर भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है या कम से कम पाचन होता है। अमाशय की दीवार से जठर ग्रंथि में से जठर रस निकलता है, जिसमें HCl के अतिरिक्त प्रोप्सिन एवं पिरोनिन नामक प्रोएंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, जो जठर रस होता है उसमें HCl तो होता ही होता है, उसके अतिरिक्त इसमें प्रोप्सिन एंड प्रोनिन नामक प्रोएंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम HCl से क्रिया, जो HCl है, HCl, देखो HCl का काम है, HCl भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जो प्रोप्सिन एंड प्रोनिन एंजाइम है इनसे HCl क्रिया करता है और उनको पेप्सिन और रेनिन में बदल देता है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन, आप लोगों ने सुना होगा कि जो जठर रस होता है इसके अंदर पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन डायरेक्टली नहीं होते हैं, वैसे लिखवा देते हैं टीचर लोग, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, इसमें प्रोपेसिन और प्रोनिन नामक प्रो एंजाइम होते हैं, यहाँ से HCl क्रिया करता है, तब ये पेप्सिन और रेनिन बनता है, ठीक है। अब पेप्सिन और रेनिन बन तो गया, इसका कार्य क्या है, ठीक है। देखो कार्य क्या है, तो जो पेप्सिन जो प्रोटीन, ये पेप्सिन के क्या नाम है, पेप्सिन
प्रोटीन को पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। देखो जो प्रोटीन है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है ना। प्रोटीन पेप्सिन और HCl की प्रेजेंट में पेप्टोज और पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अर्थात प्रोटीन का क्या क्या करता है, ये पेप्सिन पाचन कर देता है, ठीक है। किसमें पाचन कर देता है, पेंटोज में, पेप्टोज में और पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। तो यहाँ पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और रेनिन दूध प्रोटीन को पैराक्सीन में बदल देता है, ठीक है। अगर देखिए दूध का प्रोटीन है तो उसके लिए रेनिन काम करेगा, ठीक है। जो मिल्क प्रोटीन के लिए रेनिन काम करता है और ये कैल्शियम पॉजिटिव आयन की प्रेजेंट में ये पैराकेशन में चेंज कर देता है, ओके। तो ये तो बहुत उसमें ये तो तब प्रक्रिया होगी ये वाली जब मिल्क प्रोटीन होगा, ओके। चलो, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत में पाचन क्रिया। देखो छोटी आंत में पाचन क्रिया के लिए देखो भोजन आमाशय से सीधे छोटी आंत के डिडनम या ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया था जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, एक तो डिडनम होता है, ठीक है, फिर जिनम होता है, फिर इलियम होता है, ठीक है। तो जो डिडनम होता है उसमें देखो क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आमाशय से जुड़ा हुआ जो भाग होता है उसको डिडनम बोलते हैं। चित्र में देख लेना, वीडियो नंबर शायद 4 में कराया होगा, 4 या 3 में देख लेना, ठीक है। पीछे बैक करके देख लेना, वीडियो में होगा सब करा हुआ। इसमें पाचन के लिए भोजन में सबसे पहले पित्तरस और अग्नाशयी रस मिलता है, ओके। जैसे गृहिणी है, ठीक है। तो गृहिणी में सबसे पहले क्या होगा, जब भोजन आएगा तो उसमें पित्तरस मिलेगा और अग्नाशय रस मिलता है, ठीक है। अग्नाशय रस क्षारीय होता है जिसमें प्रमुख 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है, ये शेष अधपचे प्रोटीन और पेंटोज, ये शेष बचे प्रोटीन और पेंटोज को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, ओके। अब है एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, यह स्टार्च को, जो बची हुई स्टार्च थी मुख्य में जो स्टार्च होता है वो तो शर्करा में चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाती है, तो यह स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। जो बची हुई है उसको बदल देता है। उसके बाद में स्टेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यह वसाओं को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। तो भोजन का अधिकांश भाग डुडेनम में ही पच जाता है, ठीक है। तो भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पच रहा है, डुडेनम में ही पच जा रहा है और यह शेष भाग इलियम में पचता है। अब भोजन में जो भी शेष भाग बचा हो पचने के लिए वो कहाँ पचेगा, इलियम में पचेगा। इलियम में आंत ग्रंथियों से आंतरस स्थापित होता है। जो इलियम होता है इसमें आंत ग्रंथियाँ होती हैं जिससे आंत रस निकलता है और आंत रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि रेप्सिन है, माल्टेज है, इन्वार्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, ये सारे एंजाइम जो भोजन है, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, जो भोजन है जो डिडेनम से आया है, पचा हुआ भोजन है, तो उस भोजन में जो भी चीज़ें बचती हैं शेष उनको पचाने का कार्य करते हैं सारे एंजाइम, ठीक है। ये सभी एंजाइम छोटी आंत में पाचन की क्रिया को पूरी तरह से कर देते हैं। पूरी तरह से भोजन पच गया है, यहाँ पर पक गया नहीं, सॉरी, पच गया है। अब भोजन कैसा हो गया, यहाँ पर छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत का क्या काम है, ठीक है। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या काम है, देखो जो छोटी आंत से भोजन पच करके आया है तो इसमें जैसे कि जल होता है, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं। देखो बड़ी आंत की दीवार में भोजन के कुछ लवणों तथा जल का अवशोषण हो जाता है और शेष पदार्थ मल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखो जब छोटी आंत से भोजन आता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो उसमें काफ़ी मात्रा में पानी वगैरह होता है ना।
तो वो पानी उनी होता है उसको जो बड़ी आंत होती है वो अवशोषित कर लेती है, और हल्का गीला जब रह जाता है वो मल के रूप में, तो उसको बाहर मल द्वार से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? तो सभी लोग इसको पढ़ते रहें, अपनी कॉपी में नोट करते रहें। ठीक है, अब एनसीईआरटी के बॉक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो चलो ये भी कुछ करा देता हूँ उसमें भी। देखो, एनसीईआरटी बॉक्स में बॉक्स वाले प्रश्न हैं, और इसमें जो पहला प्रश्न है बॉक्स वाला, वो देखो, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन को आवश्यकता पूरी करने में विसरण को अपर्याप्त है। विसरण क्यों अपर्याप्त है? ठीक है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ठीक है, जैसे कि मतलब हमारे जैसे जीव हैं, हम जैसे हैं बहुकोशिकीय जीव हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो विसरण की प्रक्रिया द्वारा क्यों नहीं ले सकते? वो अपर्याप्त क्यों है हमारे लिए? ठीक है, तो इस बात का हमारे लिए जवाब देना। बात समझ में आ गई? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जैसे हम बहुकोशिकीय जीव हैं और हमारे लिए जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता पूरी तरह से विसरण द्वारा क्यों नहीं हो सकती? विसरण द्वारा अपर्याप्त क्यों हो जाती है? ऑक्सीजन कम क्यों पड़ जाती है? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर ये है, देखिएगा, हम जैसे कि बहुकोशिकीय जीव हैं हम, ठीक है, तो हमारे बहुकोशिकीय जीवों में उनकी केवल बाहरी त्वचा की कोशिकाएं और अंग ही आसपास के वातावरण के सीधे संबंध में आते हैं। ठीक है, तो हमारे तो जो बाहरी जो त्वचा है, हमारे शरीर की बाहरी त्वचा है, कोशिकाएं हैं और जो अंग हैं, यही तो बाहर के वातावरण के संपर्क में आ रहे हैं, है ना। तो यही वातावरण के जो संपर्क में आ रहा है, यही विसरण द्वारा अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के अंग हैं वो कैसे ऑक्सीजन अच्छे से ग्रहण करेंगे? तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी कारण हमें विसरण की प्रक्रिया द्वारा हमारे लिए ऑक्सीजन लेना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देख लो, बहुकोशिकीय जीवों में उनकी केवल बाहरी त्वचा की कोशिकाएं और अंग ही आसपास के वातावरण से सीधे संबंधित होते हैं। उनकी भीतरी अंग एवं कोशिकाएं सीधे अपने आसपास के वातावरण से संबंधित नहीं रह सकते, अर्थात भीतरी अंग विसरण से ऑक्सीजन पूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विसरण बहुकोशिकीय जीवों के लिए बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जो विसरण प्रक्रिया होती है बहुत ही धीमी है, बहुत ही स्लो प्रक्रिया होता है, इसलिए हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो, यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस फेफड़े से ऑक्सीजन को एक अंगूठे के पैर अंगूठे देखो ध्यान से देखो, थोड़ा मिस्टेक कर दिया पढ़ने में। यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करती, ठीक है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा अगर शरीर में ऑक्सीजन चलती होती तो हमारे फुफ्फुस मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक जाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता। समझ रहे हो ना आप? अगर विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन फ्लो हो, हमारे शरीर में चले, तो फेफड़े से ऑक्सीजन को हमारे जब अंगूठे के पैर तक जाएगा तो 3 वर्ष का समय लग जाएगा। इसका अर्थ ये है, इस अवस्था में हमारा जीवन संभव है ही नहीं। जीवन कैसे संभव है भाई? 3 वर्ष में ऑक्सीजन एंट्री करेगी हमारे पैर के अंगूठे तक, फेफड़े से, तो ये विसरण की प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में संभव नहीं है। ठीक है, देखो, अच्छा, हमारे शरीर में रक्त, हमारे नोटिस में देखो, हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही तेज़ी से हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में अच्छे से जो ऑक्सीजन को चलाता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन अच्छे से फैलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, बॉक्स वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन किन मापदंडों का प्रयोग करेंगे? ठीक है, कोई वस्तु सजीव है,
एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंडों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्न मापदंडों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि सजीवों में समय के अनुसार उनमें वृद्धि होती है। ठीक है ना, अगर कोई भी सजीव है तो उसमें समय के अनुसार क्या होगी, वृद्धि होगी, प्रजनन होगी और श्वसन की क्रिया निरंतर होती है। ठीक है, तो सजीवों के शरीर के अंदर आणविक गतियाँ भी लगातार होती रहती हैं, चाहे वह भाव रूप से स्थिर हो या शांत हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर जो आणविक गतियाँ हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सीधी भाषा में बात करें तो सजीवों को किन मापदंडों से पहचान सकते हैं। देखो सजीव होंगे वो कैसे हम पहचानेंगे, देखो वो वृद्धि करेंगे, प्रजनन करेंगे, श्वसन करेंगे। ठीक है, ये सब करते ही करते हैं और उनके अंदर जो आणविक गतियाँ हैं, ठीक है, वो हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वो सजीव है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी जीव है वो किन किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करता है अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जीवों का अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जानते हैं ना कि वो भी जीव है, जैसे हम ही हैं, तो अपना जीवन चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जीव विभिन्न स्रोतों से कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे वायुमंडल से ऑक्सीजन। ठीक है, देखो हम ऑक्सीजन भी लेते हैं जीने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, पृथ्वी से हम जल भी पीते हैं। तो ये कच्ची सामग्रियां हैं हमें जीवन यापन करने के लिए, जीवों के जीवन यापन करने के लिए ये कम से कम सामग्रियां होनी आवश्यक हैं। ठीक है, तो लास्ट पर्सन है इस बॉक्स का, ये बॉक्स वाला पहले पर्सन चल रहे थे। तो जीवन के रख रखाव के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। देखो जीवन के रखरखाव अर्थात अनुरक्षण के लिए हम अनेक जैविक क्रियाएं या प्रक्रम आवश्यक मानते हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है। ठीक है, पोषण करना है, गति करना है, श्वसन करना है एवं उत्सर्जन करना है। ये सारी की चीज़ें क्या हैं, ये हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम हैं, ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स वाले प्रश्न मैंने पहला बॉक्स कराया है आपके एनसीईआरटी का, ये पेज नंबर 105 पे था। और अब दूसरे बॉक्स वाले प्रश्न अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, पेज नंबर 111 पे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस में। और 10th क्लास का यहाँ पे पूरी साइंस आपको पढ़ने को मिलेगी नोट्स सहित। और आपको हो सकता है कि मैं मैथमेटिक्स की भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर मैथ की वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर मैथमेटिक्स को अपलोड करूँगा। ठीक है, उसकी वीडियो बना करके। ठीक है, ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।